अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नए चैप्टर में हमारा जो चैप्टर का मेन है, और ये चैप्टर जो है वो चाहे 9 क्लास ले लें, 10 क्लास ले लें या जो भी आप लेवल लेते हैं। ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होती हैं हमारी लाइफ के, वो पार्ट है कि जिनकी स्टडी किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते, जिनकी बेसिक्स पे पढ़े बगैर हम आगे कोई काम नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि ये बायो हो या केमिस्ट्री, इन दोनों में ये वो मेजर लाइफ मतलब मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ से रिलेट करते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में तो ये मेजरली इन्वॉल्व होते हैं। और अगर लाइफ की बात करें तो ये मेजरली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज होती हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की होती हैं और कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स की होती हैं। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का वर्ड ऑब्वियसली एक लार्ज पार्टिकल्स के लिए शो किया जाता है, जिसमें जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो। मॉलिक्यूलर वेट जिनका हाई होगा ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स बनाने में या हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाने में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। मैंने अभी सिर्फ इसके ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं कि जो हमने ओवरव्यू और जो हमारा इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है वो आपको समझ आ जाए। हमने क्या करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़नी है मैक्रोमोलेक्यूल्स की। फिर उसके बाद हम लोग उनके फीचर्स देखेंगे, मैक्रोमोलेक्यूल्स के क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या हैं इनके, फिर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और वो कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से या जिनकी क्वांटिटी या जिनकी क्वालिटी को इफेक्ट होने से ये डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर का आई थिंक सो एवरीवन नो अबाउट दैट, कि अपनी एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर 5 मेजर टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे: केमिस्ट्री, फीचर्स, फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर्स एंड एजेंट्स। नाउ वी कम ऑन द मेजर टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स मैंने पहले ही बताया कि लाइफ में होते हैं, लेकिन 4 ऐसे मेजर कंपाउंड्स और 4 ऐसे मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इन 4 मॉलिक्यूल्स के बगैर ना तो लाइफ का एग्जिस्टेंस है, और अगर इनमें से किसी में भी कोई इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली वो लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ चला जाता है। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये 4 वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी को बनाने में और हमारी बॉडी को फंक्शन करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। विदाउट दीज 4 मॉलिक्यूल्स वी कांट डू एनीथिंग, एंड बॉडीज कांट सर्वाइव विदाउट दीज मॉलिक्यूल्स। अब हम इसका सबसे पहले वाला जो मैक्रो मॉलिक्यूल का टॉपिक था, हम उधर से स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले मैक्रो मॉलिक्यूल्स का हम देखते हैं जी यूनिट की है। यूनिट पे अगर हम बात बताएं तो ऑब्वियसली जिस तरह से एक घर है, घर को बनाने के लिए कोई छोटी सी चीज़ होती है, वो डायरेक्टली पूरी की पूरी दीवार या पूरे का पूरा घर नहीं बन सकता। उसके लिए एक जो छोटी सी चीज़ होती है वो ईंट है, वो सीमेंट है। जो वो क्या करता है कि उसकी बुनियादों से स्टार्ट होकर वो पूरी बिल्डिंग बनाने तक ईंटों और सीमेंट का रोल ऐसा है कि उनके बगैर उनको यूनिट कहा जा सकता है किसी भी बिल्डिंग का। इसी तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट पे अगर हम जाते हैं तो उसका यूनिट होता है मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड वो ईंट का काम करता है जिसको हम जोड़ के पूरा घर बनाते हैं। इसी तरह से मोनोसेक्राइड्स आपस में जब कंबाइन अप होंगे तो कंबाइन अप होके जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज आई मीन, कि कार्बोहाइड्रेट में जो बेसिक यूनिट है, जिस तरह से हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, उसके बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो उसका यूनिट जो आता है वो आता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ने आपस में एक एक करके इनको कंबाइन किया और लार्ज चेन्स बना दी, और लार्ज चेन्स बना के जो एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। अब जो सबसे मेजर एक पॉलीसे मतलब मोनोसेक्राइड यूज़ किया जाता है, मतलब एक मेजर जो इसका कंपाउंड है, उन्हें ग्लूकोज कहा जाता है। सबसे कॉमन भी और सबसे मेजर भी। अब अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है। मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर अटैच हैं। एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा होता है हाइड्रॉक्सल ग्रुप। हाइड्रॉक्सल ग्रुप को हम OH से डिनोट करते हैं, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों आ सकते हैं। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आ सकता है, कीटो ग्रुप भी आ सकता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप में अ, अटैच होगा इसके साथ तो ये बना देगा ग्लूकोज, और लेकिन बाकी शुगर्स के अंदर कीटो ग्रुप इस तरह से अटैच होता है। मोस्टली जो ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपाउंड यही है, सबसे कॉमन मोनोमर यही है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली ये रिंग फॉर्म में
एग्जिस्ट करता है लाइक दिस, देयर इज अ कार्बन एंड देयर इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो वो आता है C6H12O6। इससे इसको डिनोट किया जाता है। अब जो उसका 5 एंड होता है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, उसकी बेस के ऊपर इसे हेमी एस्टल भी कहा जाता है। क्वेश्चन अक्सर बच्चों से आ जाता है, तो जी हमने तो बायोकेमिस्ट्री में, जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें हम लोगों ने जो भी बायोकेमिस्ट्री है इसमें पढ़ा है, तो जी हेमी एमी एस्टल का पता ही नहीं है। हेमी एस्टल ये हेमी एसिटल वो होता है कि जब कार्बोनाइल ग्रुप जौन सा है जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ले, उसके 5 वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करते हुए तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन और स्पेसिफिक पार्ट जो बन जाता है उसे हेमीएस्टल ग्रुप कहा जाता है। हेमीएस्टल के बाद आता है कि अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मैंने अभी पीछे बताया है कि वो मोस्टली रिंग फॉर्म में होता है, लेकिन रिंग फॉर्म में भी उनकी कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरीज की बेस के ऊपर उनको एनोमेरिक फॉर्म्स कहा जाता है ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज की एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, अल्फा एंड बीटा। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप, अब जिस यहाँ पर जो कार्बन लगा होगा ना, यहाँ पर, यहाँ इस स्टेज के ऊपर, यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे मिलाकर हेमीएस्टर बना था, अगर इसके साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इस जगह पे जो कार्बन लगा होता है ना उसको एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मतलब उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और इसी एनोमेरिक कार्बन के ऊपर और नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की बेस के ऊपर ग्लूकोज की जो है वो फॉर्म्स बनाई जाती हैं। सारे का सारा जो मेजर इफेक्ट है और मेजर उसकी पोजीशन और उसके सर्कल को डिपेंड करता है, वो ये कार्बन की पोजीशन के ऊपर लगे गए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिफाइन करता है कि आया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है या नीचे, और इसी की बेस के ऊपर उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ये जो एनोमेरिक कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर बात करते हैं तो एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू उसके साथ अटैच होगा और बाकियों से ये डिफरेंट होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा और ये बाकियों से डिफरेंट होगा। एनोमेरिक का अगर लिटरल मीन बताएं तो उसका होता है कि जिसके ऊपर एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप अटैच हो। इन ओपन चेन में ये शुगर बनाता है, ओपन चेन के अंदर ये शुगर की फॉर्म करता है। लेकिन अगर साइक्लिक की बात करते हैं तो ये स्टीरियो सेंटर कहलाता है। ओपन चेन के अंदर ये इस तरह से होता है, शुगर बनाता है, लेकिन साइक्लिक की फॉर्म में ये स्टीरियो सेंटर करते हैं। अब जी जो आजकल बच्चों के 9th क्लास का 10th क्लास है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, इवन बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, कि जी रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हैं। और बहुत से क्वेश्चन जो से हैं बच्चे इसके अंदर यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जी रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा था, बस ये पता है कि ये वाला कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन क्यों रिड्यूसिंग शुगर है ये उनको कम्प्लीटली अंदाज़ा नहीं होता। अब उसको क्या करना है कि फ्री जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसको रिड्यूसिंग शुगर, ऑब्वियसली उसके बॉन्ड एंड पे अगर फ्री है तो वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर अपना बॉन्ड बना लेंगे, मतलब रिड्यूस करने की एबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी। और इसी एनोमेरिक कार्बन की एंड की वजह से इसकी पोलैरिटी होती है किसी भी शुगर के अंदर। रिड्यूसिंग शुगर्स आर दो शुगर जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है और बाकी कामों में वो इस चीज़ की एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। बाद बहुत स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये वो बॉन्ड है जो एक मोनोमर को पॉलीमर में चेंज कर देती है, जो एक मोनोमर को पॉलीमर में चेंज कर देती है। और ये बात मैंने सबसे फ्रंट पे बताई थी कि मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद वो एक बॉन्ड बनाते हैं, वो बॉन्ड कंबाइन होने के बाद वो पॉलीमर्स बनाते हैं, लेकिन उनको कंबाइन होने के लिए किसी बॉन्ड, किसी लिंकेज या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। अब यहाँ पर जो एक और चीज़, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कि ये दो एक मोनोमर है मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये दूसरा मोनोमर है ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो उसके एनोमेरिक कार्बन के ऊपर का एक साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और एक साइड से हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा। इन दोनों में आपस में कंबाइन होकर वाटर को एलिमिनेट कर देंगे
और बाद में यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है मैंने। ये जो आपस में बॉन्ड बनेगा 2 मोनोमर्स या 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। आई होप सो कि यहाँ तक सबको समझ आ गया कि जी हमने कार्बोहाइड्रेट में पहले उसके मोनोमर्स के बारे में पढ़ा, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बारे में कार्बोहाइड्रेट के जो मेन एक कंपाउंड है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके अंदर एनोमेरिक कार्बन्स, फिर उनकी एनोमेरिक फॉर्म्स को पढ़ा, अल्फा कौन सी है, बीटा कौन सी हैं, और फिर उसके बाद हमने जी मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसके लिंकेज के बारे में पढ़ा। आई होप सो यहाँ तक कि आपको लेक्चर समझ आ गई है। बाकी हम इसका पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई भी बात हो, आप पहले जैसे कमेंट करें, आई विल गिव यू आंसर।